हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये आपका टॉपिक है आधुनिक विविध का, आधुनिक भारत विविध। तो हम पूरा जितना भी मॉडल इंडिया है, मॉडर्न इंडिया, वो सारा का सारा हम जितने भी विविध में क्वेश्चन आते हैं वो सारे हम कंप्लीट करेंगे। तो मैंने आपको कल ही बता दिया था कि इसमें 266 क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो चैनल पर नए हैं उनको मैं बता देती हूँ। तो हम डेली 100 क्वेश्चन करते हैं, तो आज भी हम 100 क्वेश्चन करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस को जो है ना फटाफट से हिस्ट्री को कंप्लीट करें। तो ये आपका टॉपिक नंबर है, मैं बता देती हूँ, 9वां नंबर टॉपिक है, ठीक है। इससे पहले हमने कौन कौन से टॉपिक किए हैं वो मैं बता देती हूँ। तो पहला टॉपिक हमने राष्ट्रीय आंदोलन का किया था, दूसरा टॉपिक हमने मध्यकालीन साहित्य का किया, तीसरा टॉपिक हमने मुगल वंश किया, चौथा टॉपिक हमने दिल्ली सल्तनत किया था, पाँचवा टॉपिक हमने मौर्य और मौर्योत्तर काल किया था, छठा टॉपिक हमने शायद अब मुझे याद नहीं आ रहा एक सेकेंड, छठा टॉपिक हमने कौन सा किया मैं बता देती हूँ। तो पहला किया था राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। दूसरा टॉपिक हमने किया था मुगल वंश का, सॉरी मध्यकालीन संस्कृति का, तीसरा हमने मुगल वंश किया है, चौथा दिल्ली सल्तनत किया था, पांचवा टॉपिक हमने मौर्य और मौर्योत्तर काल किया था, छठा टॉपिक जो हमने किया था वो किया था विविध प्राचीन इतिहास को। तो हमने एशियन का पूरा विविध कंप्लीट कर लिया था छठे टॉपिक में। सातवें टॉपिक हमने में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म और शैव धर्म और महाजनपद वाला टॉपिक किया था। आठवां टॉपिक हमने कल ख़त्म किया है 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण और सामाजिक धार्मिक आंदोलन। तो आज आपका नवा टॉपिक है जिसमें हम पूरा विविध का जितना भी आधुनिक भारत में क्वेश्चन दिया हुआ है विविध में वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आप अब जो लोग नए हैं उनको मैं बता देती हूँ, जो अगर ये आपकी हिस्ट्री की क्लास है और अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। तो 100 क्वेश्चन हम इसमें कंप्लीट करेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करने से पहले अगर आप स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस, ठीक है। पहला क्वेश्चन करते हैं हम, निम्नलिखित संगठनों को उनकी स्थापना के वर्ष के अनुसार कालक्रम में रखें। तो यहाँ पे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है वो 1920 में आई थी, ठीक है। एक सेकेंड, कहाँ हो गया पेन, ये रहा, 1920। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बात करें इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बात करें तो ये 1947 में हुई थी, ठीक है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया डॉक्टर अंबेडकर की बात करें तो ये 1936 की है। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की बात करें तो ये 1928 की है। तो ये इस तरह से होगा, यानी ए, उसके बाद आ जाएगा डी, फिर सी, फिर बी, ठीक है। ये वाला आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो जो कर्जन व्यवस्थित कालक्रम जो है वो इस तरह होगा कि कर्जन वाइली की जो हत्या होती है वो 1 जुलाई को होती है 1909 में। मुजफ्फरपुर जो बम कांड होता है वो 30 अप्रैल को होता है 1908 में। लेफ्टिनेंट आयरस्ट की जो हत्या होती है वो 22 जून को होती है 1897 में। और अहमदाबाद बम कांड जो है वो 13 नवंबर 1909 को होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा पहले नंबर 3, यानी कर्जन वाइली की हत्या हो जाएगी नहीं, ये ऐसे आएगा, लेफ्टिनेंट आयरस की हत्या, पहले लेफ्टिनेंट आयरस की हत्या होगी 1897 में, उसके बाद मुजफ्फरपुर बम कांड होगा 1908 में, फिर उसके बाद कर्जन वाइली की हत्या 1 जुलाई 1909 को होगी, फिर अहमदाबाद बम कांड होगा 13 नवंबर 1909 को, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विद्यापीठ ने भारतीय इतिहास को आर्यन नाम लगाया? तो ये लगाया है प्राच्यवाद विद्यापीठ ने।
प्राच्यवादियों के द्वारा वैदिक काल का उत्साहपूर्वक विवेचन और प्राचीन भारतीय लोगों के जीवन को सुगध रूप से देखने के क्रम में इनके मध्य के संघर्ष को नजरअंदाज कर दिया गया। प्राच्यवादियों और भारतवादी विदों के द्वारा भारतीय यूरोपीय मातृभूमि की संकल्पना के साथ साथ संस्कृत ग्रीक के भाषिक साम्य और आर्य ग्रीक लोगों की समान वंशावली तैयार करी, जिसमें सिद्ध होता है कि भारतीय इतिहास को आर्यन सभ्यता प्राच्यवाद विद्यापीठ के द्वारा नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, दिल्ली षड्यंत्र मुकदमे में किन्हें फांसी की सजा दी गई थी? तो अवध बिहारी, अमीरचंद, बाल मुकुंद और वसंत कुमार ने। दिल्ली में क्रांतिकारी गतिविधियों की स्पष्ट अभिव्यक्ति दिल्ली षड्यंत्र मुकदमे में देखने को मिलती है। 1911 में ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई, जिसके उपलक्ष्य में 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कार्यक्रम में प्रवेश के दौरान होर्डिंग के काफिले पर चांदनी चौक नामक स्थान पर क्रांतिकारियों के द्वारा बम से हमला किया गया था, जिसमें रासबिहारी बोस, सचिंद्र नाथ सान्याल की मुख्य भूमिका थी। इस घटना के पश्चात 13 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें अवध बिहारी, बाल मुकुंद, अमीरचंद एवं बसंत कुमार को फांसी की सजा दे दी गई, जबकि रासबिहारी बोस गिरफ्तारी से बच निकलने में सफल रहे। नेक्स्ट है, हिंदू महासभा की स्थापना 9 अप्रैल 1915 को हरिद्वार में हुई थी। हिंदू महासभा के प्रथम अध्यक्षीय भाषण के वक्ता थे महाराज मणिचंद्र नंदी। 9 अप्रैल 1915 को हरिद्वार में हिंदू महासभा का गठन किया गया और इस सम्मेलन के प्रथम अध्यक्षीय भाषण के वक्ता महाराजा मणिचंद्र नंदी थे। महात्मा गांधी एवं स्वामी श्रद्धानंद भी इस सम्मेलन में उपस्थित थे। आगे चलकर 1921 में इसी संगठन का नाम बदलकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा कर दिया गया और इस संगठन से जुड़े प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं में मदन मोहन मालवीय, विनायक दामोदर सावरकर और शिवराज मुंजे आदि थे। नेक्स्ट है, किसने 25वां और 42वां संशोधन बनाया था? तो 25वां और 42वां संशोधन बनाया था इंदिरा गांधी ने। 25वां संविधान संशोधन 1971 में किया गया और इसके द्वारा अनुच्छेद 31 को संशोधित किया गया था और ये व्यवस्था की गई कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए संपत्ति के अधिग्रहण में संविधान के अन्य अनुच्छेदक बाधक न बने। 42वां संविधान संशोधन 1976 में आपातकाल के समय किया गया। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है और इस संशोधन के द्वारा व्यापक संशोधन संविधान में किया गया था। ये दोनों संविधान संशोधन देश की आयरन लेडी और प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश था? वो है BN राव। BN राव वेनुगल नरसिंह राव का जन्म 26 फरवरी 1887 को मंगलौर, ब्रिटिश भारत में हुआ। ये भारत सरकार में प्रमुख संवैधानिक सलाहकार के रूप में जाने जाते थे। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो नीदरलैंड के हेग शहर में है, स्थायी न्यायाधीश बनने का गौरव प्राप्त किया, जो संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1931 के अधिवेशन में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये किया गया था कराची में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया। कांग्रेस अब केवल स्वराज अथवा स्वतंत्रता की प्राप्ति तक ही अपने आप को सीमित रखने को तैयार नहीं थी, अभी तो चाहती थी कि वो भारतवासियों के लिए एक सामाजिक और आर्थिक सुधारों की रूपरेखा प्रस्तुत करे, जिससे सभी लोग स्त्री और पुरुष सिर ऊंचा करके चढ़ सके। अर्थात अब स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य भी जोड़ दिए गए। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारतीय सेना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक सुधारों को आरंभ किया था? तो ये है H.H. किचनर ने। किचनर एक ब्रिटिश सैन्य नेता और राजनेता थे, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के पहले वर्षों में युद्ध के लिए राज्य के सचिव के रूप में एक अभूतपूर्व पैमाने पर सेनाओं का आयोजन किया। उन्हें अब तक के सबसे प्रसिद्ध ब्रिटिश सेना भर्ती पोस्टर पर भी चित्रित किया गया था। उन्होंने 1884-85 में खार्तूम में जनरल चार्ल्स गार्डन को राहत देने के असफल ऑपरेशन में भाग लिया और 1886 में पूर्वी सूडान के गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। 1900 में इन्हें बोअर युद्ध में ब्रिटिश कमांडर लॉर्ड रॉबर्ट्स के लिए चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया। इस युद्ध के नेतृत्व के लिए उन्हें फ्रीडम ऑफ द बोरो कहा गया। अंततः उन्होंने जीवन प्रयत्न ब्रिटिश भारतीय सेना में सुधार करते हुए मजबूरी प्रदान किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से यूरोपीय खगोल शास्त्री सवाई जयसिंह के निमंत्रण पर जयपुर आए थे? तो ये है आपके क्लाड बेडियार, आंद्रे स्ट्रोबल, फादर एंटोनी गेबल्स परग्वे और फादर पेड्रो द सिल्वर, ये चारों ही। ठीक। नेक्स्ट है, स्टार ऑफ इंडिया यूरोपियनों और भारतीयों दोनों के लिए नाइटहुड की एक गैर अनुवांशिक उपाधि प्रदान करना किस वर्ष से शुरू किया गया था? तो 1861। स्टार ऑफ इंडिया यूरोपीय और भारतीय दोनों के लिए नाइटहुड की गैर अनुवांशिक उपाधि को 1861 में प्रदान करना शुरू किया। नाइटहुड अथवा सर की उपाधि ब्रिटिश सरकार की सर्वोच्च उपाधियों में से एक है। ये उपाधि किसी भी व्यक्ति को दी जा सकती थी जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाज और मानवता के लिए अच्छा कार्य करे। अभी तक केवल 2 भारतीयों
और 2 भारतीयों को नाइटहुड ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर दिया गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर को 1915 में और रतन टाटा को। 2014 में एलिस्टेयर कुक, इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर को न्यू ईयर ऑनर लिस्ट 2019 में नाइटहुड की उपाधि से नवाजा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा घोषित उद्देश्य अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना का नहीं था? तो ये था भारतीय मुसलमानों में सर्व इस्लामवाद की विचारधारा को प्रचारित करना, ये नहीं था। ठीक है, तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन 1906 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में आयोजित एक बैठक में की गई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे। इसका उद्देश्य था भारतीय मुसलमानों में सर्व इस्लामवाद की विचारधारा को प्रचारित करना नहीं था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लिबरल पार्टी का सदस्य नहीं था? तो ये एस.एम. परांजपे लिबरल पार्टी के सदस्य नहीं थे, जबकि दिनशा पेतित, अली इमाम, पुरुषोत्तम दास ठाकुर, वी.एस. श्रीनिवास शास्त्री इसके सदस्य थे। यूनाइटेड किंगडम की 2 महत्वपूर्ण पार्टियां लिबरल पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी थी। सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है तो दादा भाई नेहरू को हम रफ्त गोफ्तार से मिला देंगे। ठीक, द्वारकानाथ विद्याभूषण को हम मिला देंगे सोम प्रकाश से। देवेंद्रनाथ टैगोर को हम इंडियन मिरर से मिलाएंगे और जी.एस. अय्यर को हम स्वदेश मित्रम से मिलाएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन कहता है कि भारत में सिविल सर्विसेज परीक्षाएं शुरू होने के 20 वर्षों में भारतीय यूरोपियनों से संख्या में बढ़ गए। तो ये आपका कथन ये सही है। ठीक है, कारण कह रहा है कि भारतीयों ने ये दिखा दिया कि यूरोपियन उनके बराबर नहीं है, तो ये आपका गलत है। कॉर्नवालिस भारत में सिविल सेवा के जन्मदाता हैं और इस सेवा से 1853 में प्रतियोगिता परीक्षा होने लगी। 1864 में प्रथम भारतीय आईसीएस सत्येंद्रनाथ टैगोर बने। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बनर्जी जैसे लोगों ने ये परीक्षा पास करके अपनी योग्यता का परिचय दिया था। नेक्स्ट है, इनमें से किसे बंगाल का बाइबल कहा जाता है? तो ये आनंद मठ को। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ को बंगाल का बाइबल कहा जाता है और इसके उपन्यास आनंद मठ को बंगाल का इस उपन्यास में सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 तक का वर्णन है। संवाद प्रभाकर का संपादक कौन था? तो संवाद प्रभाकर का संपादक है ईश्वर चंद्र गुप्त। 20वीं सदी के आरंभ में भारतीयों ने भी समाचार पत्रों के प्रकाशन की ओर कदम उठाया। 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य ने बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक समाचार पत्र को अंग्रेजी में निकाला और 1818 में जेसी मार्शमैन की देखरेख में स्थानीय भाषा बंगाली में सबसे पहले समाचार पत्र दिग्दर्शन आरंभ हुआ, परंतु वो अधिक समय न चला। इसी वर्ष मार्शमैन के द्वारा आरंभ एक साप्ताहिक पत्र समाचार दर्पण पर्याप्त समय तक प्रकाशित होता रहा। संवाद प्रभाकर का संपादन ईश्वर चंद्र गुप्त द्वारा किया गया था और 1821 में राजा राममोहन राय के प्रोत्साहन से एक साप्ताहिक पत्र संवाद कौमुदी आरंभ हुआ। स्वयं राजा राममोहन राय ने फारसी भाषा में मराठुल अखबार और अंग्रेजी में ब्रह्मा निकल मैगजीन का प्रकाशन प्रारंभ किया था। उनके विचारों का विरोध करने के लिए 1822 में समाचार चंद्रिका नामक एक समाचार पत्र को किन्हीं अन्य व्यक्तियों ने आरंभ किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक उर्दू शायरी का जन्मदाता कहा जाता है? तो वली दक्कनी को कहा जाता है। आधुनिक उर्दू शायरी के जन्मदाता वली दक्कनी है। 18वीं शताब्दी तक उर्दू को रेखता अथवा दक्कनी के रूप में जाना जाता था। सल्तनत कालीन विद्वान अमीर खुसरो को हिंदू या हिंदुस्तानी भाषा में कविता का जन्मदाता कहते हैं। पटियाली कासगंज उत्तर प्रदेश में जन्मे खुसरो को कव्वाली गायन और नए वाद्य यंत्र सितार का आविष्कारक माना जाता है। मिर्जा गालिब आधुनिक उर्दू शायर तथा साहित्यकार है। अब संगठन और गठन वर्ष को मिलाएंगे तो अवध किसान सभा का जो गठन हुआ है वो हुआ है अक्टूबर 1920 में। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन फरवरी 1918 में हुआ। एका आंदोलन का गठन दिसंबर 1921 में हुआ और नाई धोबी बंद का आंदोलन का फरवरी 1919 में हुआ है। नेक्स्ट, 1946 का नौसेना विद्रोह किस पोत पर आरंभ हुआ था? तो ये हुआ था आपका HMIS तलवार पे। ठीक है, तो 18 फरवरी 1946 का रॉयल इंडियन नेवी भारतीय नौसेना विद्रोह की शुरुआत बंबई में हुई और जब HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने भेदभाव कारणों से विद्रोह कर दिया था, जिसमें नस्लवादी भेदभाव, समान वेतन, अखाद्य भोजन आदि प्रमुख मुद्दा शामिल था। नाविक PC दत्त के द्वारा HMIS तलवार की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप के कारण गिरफ्तार किया गया। अन्य नाविक BC दत्त की रिहाई की मांग करने लगे। कराची, कोलकाता से लेकर संपूर्ण ब्रिटिश भारत से इस विद्रोह को समर्थन मिलने लगा था। अंत में जिन्ना और पटेल के आह्वान पर 24 फरवरी 1946 को नौसैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। अब बात करते हैं ग्रंथ और लेखक की। इंडियन मुसलमान जो है वो है W.W. हंटर की
द डिसाइसिव बैटल्स ऑफ इंडिया लिखी है जॉर्ज ब्रुक मालसेन के द्वारा। कंप्रिहेंसिव हिस्ट्री के हैं हेनरी बेवरीज, और हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के हैं जेम्स मिल। ठीक हो गया। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, तो गद्यांश पढ़ लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन औपनिवेशिक आर्थिक आधिपत्य और शोषण की प्रकृति और स्वरूप की समझ पर दृढ़ और गहन रूप से आधारित था। 3 नाम उल्लेखनीय हैं जिन्होंने 1870 में 1905 के दौरान ब्रिटिश शासन का आर्थिक विश्लेषण किया। ये है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, जस्टिस M.G. रानडे, एक सेवानिवृत्त लोक सेवक रमेश चंद्र दत्त। इन तीनों नेताओं ने G.V. जोशी, G.K. गोखले, जी सुब्रमण्यम अय्यर, पृथ्वी चंद्र राय आदि अन्य नेताओं के साथ मिलकर ब्रिटिश शासन की प्रकृति और प्रयोजन के बारे में बुनियादी सवाल उठाए। उनके अनुसार ब्रिटिश साम्राज्यवाद का मूल तत्व भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के अधीन लाने में निहित था। वे ये देखने में कामयाब रहे कि उपनिवेशवाद अब लूट, नजराने और वाणिज्यवाद के अपरिष्कृत साधनों के माध्यम से संचालित नहीं हो रहा था, बल्कि मुक्त व्यापार और विदेशी पूंजी निवेश के छद्म और जटिल तंत्र के माध्यम से भारत के मेट्रोपोलिस के लिए खाद्य पदार्थों और कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता के रूप में बदलकर और भारत को मेट्रोपॉलिटन विनिर्माताओं के लिए बाजार बनाकर संचालित हो रहा था। 1840 के दशक से ही ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों और अधिकारियों ने कानून व्यवस्था के साथ साथ विदेशी पूंजी के निवेश को भारतीय विकास के लिए एक प्रमुख साधन के रूप में देखा। इस तर्क को प्रारंभिक भारतीय राष्ट्रवादियों ने जोरदार तरीके से खारिज कर दिया और उनका कहना था कि विदेशी पूंजी ने भारतीय पूंजी को प्रोत्साहित करने में और उसमें वृद्धि करने के बजाय इसे प्रतिस्थापित किया और दबाया, जिससे भारत में पूंजी बाहर चली गई और भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश नियंत्रण और अधिक मजबूत हो गया। उन्होंने ब्रिटिश विनिर्माताओं के हित में भारत के पारंपरिक शिल्पों के धीरे धीरे पतन और विनाश पर भी प्रकाश डाला। ऐसी नीतियों के राजनीतिक परिणाम भी जो कम हानिकारक नहीं थे और ये भारत की राजनीतिक अधीनता के कारण बने। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कई वर्ष के संकोच के बाद निम्नलिखित में से किस वर्ष धन निकासी के सिद्धांत को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया और ये घोषणा की कि भारत में अकाल और महागरीबी धन की निकासी के द्वारा लाई गई है? तो ये है 1896। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन सिद्धांत को स्वीकार किया गया। सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1867 में धन के निष्कासन के सिद्धांत को उजागर किया और ये घोषित किया कि भारत में अकाल और महागरीबी का कारण धन निष्कासन है। राष्ट्रवादी नेता रमेश चंद्र दत्त ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन निष्कासन के सिद्धांत पे बल दिया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने मई 1867 में एक शोध पत्र इंग्लैंड डेब्ट्स टू इंडिया प्रस्तुत किया और वो धन निकासी ड्रेन के पहले मान्यता प्राप्त सिद्धांतकार थे? ये है दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश काल में धन निकासी ड्रेन थ्योरी के सिद्धांत को 1867 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा एक शोध पत्र इंग्लैंड डेब्ट्स टू इंडिया प्रस्तुत किया गया था। औपनिवेशिक शासन के शोषणकारी आर्थिक नीति का तत्कालीन राष्ट्रवादी विचारकों के द्वारा पुरजोर विरोध किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया M.G. रानडे, रमेश चंद्र दत्त, G.V. जोशी, गोपाल कृष्ण गोखले आदि थे। इन्होंने आकलन किया कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद अब वाणिज्यवाद में वृद्धि करके भारत को निर्मित माल का उपभोक्ता बना दिया, जिससे परंपरागत भारतीय हस्तशिल्प उद्योग और देशी निर्मित वस्तुओं के विकास में कमी आई। 1840 के दशक से ही ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों के द्वारा भारतीय पूंजी की अपेक्षा विदेशी पूंजी के निवेश पर ज्यादा बल दिया गया, जिसका राष्ट्रवादियों के द्वारा पुरजोर विरोध किया गया। राष्ट्रवादी इस बात से अवगत हो चुके थे कि ब्रिटिश आर्थिक नीति भारत को खोखला बनाने की है, अतः उन्होंने एकजुट होकर धन निकासी के सिद्धांत का बहिष्कार किया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रवादी ने ब्रिटिश शासन की मुक्त व्यापार नीति का विरोध किया? तो ये है काशीनाथ त्रिमंगम तेलांग। काशीनाथ त्रिमंगम तेलांग 1850 से 1893 तक भारत के एक न्यायाधीश और भाषाविद थे। राष्ट्रवादी आंदोलन से प्रेरित होकर उन्होंने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुंबई के सार्वजनिक आंदोलनों और जनजागरण में अपना सहयोग प्रदान किया। इनके द्वारा ब्रिटिश शासन की मुक्त व्यापार की नीति, ब्रिटिश संरक्षणवाद एवं सरकार की दुर्भिक्ष नीति का पुरजोर विरोध किया गया। इन्होंने पाया कि उपनिवेशवाद अब लूट, नजराना और वाणिज्यवाद तथा मुक्त व्यापार की नीति के द्वारा भारत को एक बाजार के रूप में बना रहा है।
इनके द्वारा अंग्रेजों पर आरोप लगाया गया कि मुक्त व्यापार की नीति भारत के हस्तशिल्प उद्योग का सर्वनाश कर रही है और सरकारी व्यय का उद्देश्य उपनिवेशी हितों की पूर्ति करना है, न कि भारत का विकास एवं कल्याण करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि रेलवे और टेलीग्राफ भारत के लिए कम लाभकारी थे और वे दूसरे की पत्नी को सजाने के समान थे? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने रेलवे और टेलीग्राफ के विकास को भारत के लिए अलाभकारी बताया। इनके संदर्भ में उन्होंने तर्क दिया कि यह ठीक उसी प्रकार है जिसे दूसरे की पत्नी के श्रृंगार पटल को देखकर खुश होना। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने रेलवे और टेलीग्राफ का विकास वाणिज्यिक हितों को पूरा करने के उद्देश्य किया, न कि भारत की प्रगति के लिए। रेलवे द्वारा कृषिगत वस्तुओं और कच्चे माल का तेजी से निर्गमन हुआ। परिणाम स्वरूप भारत के कुटीर उद्योग, हथकरघा उद्योग, जूट उद्योग आदि का तेजी से ह्रास हुआ और भारत ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं के बाजार से पट गया तथा न चाहते हुए भी निर्मित वस्तुओं का आयातक बन गया। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों प्रशासकों ने तर्क दिया कि भारत में आर्थिक संपन्नता लाने में ब्रिटेन की आर्थिक नीतियों का हाथ था? तो ये कहा है जॉन स्टुअर्ट मिल ने और अल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है, नेक्स्ट है 1783 में मेजर जेम्स रेनल के द्वारा बनाया गया हिंदुस्तान का नक्शा किस बात का घोतक था? तो ये घोतक था भारतीय पद्धति के सहयोग के साथ मानचित्र बनाने का यूरोपीय वैज्ञानिक प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विज्ञान में महेंद्रलाल सरकार के योगदान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका सही कथन है, सरकार ने विज्ञान के प्रयोग और लोकप्रियता के द्वारा भारत में विज्ञान की संस्कृति के निर्माण में अपने राष्ट्रीयता के कार्यक्रम की शुरुआत करी। सरकार के लिए विज्ञान राष्ट्रवाद का रूपक था और सरकार ने इस बात पे बल दिया कि सरकार की पथ प्रदर्शक आत्मा के बिना राजनीतिक राष्ट्रवाद का कोई अर्थ नहीं है। ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान पर 20 अक्टूबर 1934 को ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक उद्घाटन हुआ? तो ये हुआ था बॉम्बे में। जुलाई 1931 में जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा अन्य लोगों ने बिहार समाजवादी दल की नींव रखी और 1933 में पंजाब समाजवादी दल बना। ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन खुद कांग्रेस के भीतर युवा नेताओं के समूह ने 20 अक्टूबर 1934 को आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन आदि लोगों ने बॉम्बे में औपचारिक उद्घाटन किया था। ऑल इंडिया कांग्रेस समाजवादी दल का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस के भीतर ही रहकर कांग्रेस के समाजवादी समतावादी मूल्यों से आबद्ध करना था और उसकी बुनियादी नीतियों को बचाए रखना था। नेक्स्ट है 1724 में हैदराबाद के स्वायत्त शासी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आशफ जाह ने। दक्कन में 1724 में हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक चिनकिलिज खां और निजामुल मुल्क था। हैदराबाद के सूबेदार मुबारिस खां को मोहम्मद शाह ने निजाम के विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश दिया। 1724 में मुबारिस खां और निजामुल मुल्क के बीच शूकर खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें निजामुल मुल्क विजयी हुआ और दक्कन का स्वामी बन बैठा। विवश होकर मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क को दक्कन का वायसराय नियुक्त किया तथा आसफ जाह की उपाधि प्रदान करी। अली वर्दी खां और शौकत जंग का संबंध बंगाल से था। 1926 में गठित ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? वही थे राव बहादुर और MC राजा। नेक्स्ट है कथन कहता है कि जब ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस ने चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट बिल 1929 के समर्थन में अपना अभियान शुरू किया तो सिस्टर सुवालक्ष्मी जोशी समिति के सामने अल्पायु के विवाह के नुकसान के साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। तो ये बात बिल्कुल सही है। कारण कहता है कि सामाजिक कार्यकर्ता मिठूबेन पेटिट ने गरीबों के बीच सेवा कार्य करने के लिए सेवा मंदिर का संगठन किया। वे बाद में महत्वपूर्ण ट्रेड यूनियन नेता बनी। तो ये आपका गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस महिला समाज सुधारक ने सुल्ताना का सपना 1905 और अवरोध बासिनी 1929 नामक लघु कहानियां लिखी, जिनमें मुसलमानों की प्रचलित पर्दा प्रथा की आलोचना की गई थी? तो वो है बेगम रुकैया सखावत हुसैन। महिला समाज सुधारक बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने मुसलमानों में प्रचलित पर्दा प्रथा की आलोचना और अपनी लघु कहानियों के माध्यम से किया। सुल्ताना का सपना 1905 और अवरोध बासिनी नामक लघु कहानी उनके द्वारा लिखी गई थी। इस कहानी में सुल्ताना नामक एक महिला की कल्पना की गई जो लेडी लैंड नामक स्थान पर पहुंचती है। लेडी लैंड एक ऐसी जगह है जहां पर स्त्रियों को पढ़ने, काम करने और नए आविष्कार करने की स्वतंत्रता थी। इस कहानी में महिलाओं को बादलों से बारिश को नियंत्रित करने और हवाई कारों को उड़ाने जैसे आविष्कार करने
करने की स्वतंत्रता थी। बेगम रुकैया सखावत हुसैन व्यापक रूप से दक्षिण एशिया में महिलाओं की मुक्ति के अग्रदूत के रूप में जानी जाती हैं। उन्होंने 1910 में कलकत्ता में पहले मुस्लिम लड़कियों के स्कूल की स्थापना की थी। कैथरीन मेयो एक अमेरिकी इतिहासकार थी और इनकी प्रमुख पुस्तक मदर इंडिया 1927 जो एक विवादास्पद के रूप में जानी जाती है, ये पुस्तक भारतीय समाज, धर्म और संस्कृति पर प्रहार करती है। नेक्स्ट है 31 अगस्त 1920 को स्थापित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का एटक भी कहा जाता है। एटक का प्रथम सम्मेलन बंबई में 31 अक्टूबर 1920 को हुआ और उसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। इसके उपाध्यक्षों में जोसेफ बैप्टिस्टा, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, CF एंड्रूज, SA बरेलवी थे। महामंत्री दीवान चमन लाल को बनाया गया था। 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना हुई और भारत भी इसका सदस्य बनना चाहता था। उसी दौरान 1920 में बंबई में NM जोशी, बैप्टिस्टा और लाला लाजपत राय के सम्मिलित प्रयासों से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विदेशी ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का खुलकर विरोध किया? तो ये किया था इलाहाबाद अधिवेशन में। नेक्स्ट है किस विदेशी ने महाराजा रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की थी? तो ये की थी विक्टर जैक्वेमार्ट की। जो इंपॉर्टेंट लग रहा है वो मैं बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीटेड है, हम पहले पढ़ चुके हैं इनको। तो महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को हुआ। सुकरचकिया मिसल के प्रमुख महासिंह के वे पुत्र थे। 12 वर्ष की उम्र में सुकरचकिया मिसल के प्रमुख बने। 12 अप्रैल 1801 को रणजीत सिंह महाराजा की उपाधि धारण करी। इन्होंने अपनी सेना को पश्चिमी आधार पर विकसित किया। उनके सैन्य संगठन को भारतीय पृष्ठभूमि में ब्रिटिश फ्रांसीसी सैन्य व्यवस्था कहा जाता है। प्रसिद्ध फ्रांसीसी विक्टर जैक्वेमार्ट ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की है। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो किसने उसका विरोध किया और बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ उसके काट के लिए आंदोलन संगठित किया? ये किया था सैयद अहमद खान ने। अंग्रेजी शिक्षा और ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग के पक्ष में सबसे असरदार आंदोलन का प्रारंभ सैयद अहमद खान ने किया। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो सैयद अहमद खान ने उसका विरोध किया और उसके विरोध में 1888 में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना करी और उनका एक महत्वपूर्ण कार्य कुरान पर टीका लिखना था। नेक्स्ट है पैन आर्यन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1906 में। पैन आर्यन एसोसिएशन भारत के दो क्रांतिकारी सैमुअल लुकास जोशी और मोहम्मद बरकतुल्लाह के द्वारा सितंबर 1906 में अमेरिका में स्थापित सबसे पहला ज्ञात भारतीय राजनीतिक संघ था। इसे इंडियन होम रूल लीग की तर्ज पर न्यूयॉर्क में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य आयरलैंड में भी इसी तरह के आंदोलन का सूत्रपात करना था। लेक्स लोकी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1850 में। लेक्स लोकी अधिनियम 1845 में प्रस्तावित किया गया और 1850 में पारित किया गया। इसका उद्देश्य हिंदू धर्मांतरों को ईसाई धर्म में पाठक संपत्ति का वारिस बनने का अधिकार प्रदान करना था। यह अधिनियम जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम 1850 के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधिकारिक इतिहास लेखक कौन था? तो ये है पी पट्टाभी सीतारमैया। बी पट्टाभी सीतारमैया भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, गांधीवादी और पत्रकार थे। इन्होंने दक्षिण भारत में स्वतंत्रता की अलग जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रमुख सहयोगियों में से एक थे। 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष के निर्वाचन में पट्टाभी सीतारमैया सुभाष चंद्र बोस से पराजित हो गए। जब महात्मा गांधी ने उनकी हार को अपनी हार कहा था। आजादी के बाद वे मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। वे एक लेखक के तौर पर भी जाने जाते थे और इन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखा। मैंने राजनीति का प्रथम पाठ सूर्यनाथ बनर्जी के चरणों में पढ़ा। ये कथन किस राजनीतिक का है? तो ये है मोहम्मद अली जिन्ना का। नेक्स्ट है साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय भारत मंत्री बेकन हर्ड इंग्लैंड के किस राजनीतिक दल के सदस्य थे? तो वे थे कंजर्वेटिव पार्टी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो लखनऊ समझौता आपका हुआ था 1916 में, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 को होता है और 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। रॉलेट एक्ट आपका भी आपका जो होता है वो आपका होता है रॉलेट एक्ट 1919 को होता है। गदर पार्टी की जो स्थापना होती है वो होती है आपकी 1 नवंबर 1913 को। तो इस तरह से चलेगा ये। तो पहले गदर पार्टी स्थापित होगी, उसके बाद लखनऊ समझौता हो जाएगा, फिर उसके बाद जलियांवाला बाग नहीं, फिर रॉलेट एक्ट होगा, फिर उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, ठीक है।
निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको भी कालक्रम में हमें लगाना है। तो यहाँ पर पूना सार्वजनिक सभा की जो स्थापना हुई है वो 1867 में हुई थी। किसने करी? एम.जी. रानडे, जी.वी. जोशी और एस.एच.एम. चिपलूंकर ने। ठीक है। उसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की जो स्थापना होती है वो 1885 में होती है। किसके द्वारा की गई? फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और के.टी. त्यालंग के द्वारा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में करी गई। किसके द्वारा की गई? दादाभाई नौरोजी के द्वारा। मद्रास महाजन सभा का जो गठन हुआ है वो 1884 में हुआ है। किसके द्वारा? एम.वी. राघवाचारी, जी. सुब्रमण्यम और अय्यर पी. आनंद चार्लो के द्वारा। तो ये इस तरह से लग जाएगा 1884, फिर 1885, 1866, 1867। नेक्स्ट है कौन सही सुमेलित नहीं है? तो संगठन और संबंधित व्यक्ति। तो इसमें सही सुमेलित आपके बहिष्कृत हितकारिणी सभा ज्योतिबा फूले की नहीं है, ये भीमराव अंबेडकर की है। 1924 में बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना अंबेडकर जी ने की थी। 1927 में मराठी में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। ज्योतिबा फूले महाराष्ट्र के महान समाज सुधारक थे और उन्होंने निम्न जातियों के उत्थान के लिए 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है, बिल्कुल सही है। 1928 में भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का गठन हुआ, ये भी सही है। 1928 में रमन प्रभाव का आविष्कार हुआ, ये भी सही है। 1928 में मदर टेरेसा का पहली बार भारत आगमन हुआ, तो गलत है। मदर टेरेसा का आगमन 1929 में होता है, भारत आती हैं और उनका जन्म 1910 में अल्बानिया में हुआ था। 1928 में वो अपने देश को छोड़कर आयरलैंड पहुंची थी और उसके बाद 1929 में वे भारत आई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय शासक ने अपने अधिकारियों और सिपाहियों को वेतन देने के लिए महादारी पद्धति को अपनाया था? तो महादारी पद्धति को अपनाया था राजा रणजीत सिंह ने। राजा रणजीत सिंह ने सशक्त और संगठित सैन्य व्यवस्था के निर्माण के लिए सैनिकों को मासिक वेतन देना शुरू किया। सैनिकों को मासिक वेतन देने की ये प्रणाली महादारी पद्धति के नाम से प्रचलित हुई। महाराजा रणजीत सिंह के आधुनिकीकरण के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को सेना के नमूने पर सेना के गठन का प्रयास किया। इसके लिए विदेशी कमांडरों की नियुक्ति की गई थी। 1822 में इसके लिए विदेशी जनरल बंतूरा एलॉर्ड नामक सैन्य विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई। इस क्रम में नियमित ड्रिल द्वारा सेना के अनुशासन पर बल दिया गया और लाहौर और अमृतसर में तोप गोला बारूद के कारखाने बनाए गए थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संस्थापक सदस्य नहीं था? तो वो है जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना मीनू मसानी, राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के प्रयासों से अक्टूबर 1934 में बंबई में हुई। इस पार्टी की स्थापना में जवाहरलाल नेहरू ने कोई योगदान नहीं किया। वैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी के अंदर समाजवाद का प्रतिनिधित्व करते थे। जवाहरलाल नेहरू स्वयं समाजवादी व्यवस्था से काफी प्रभावित थे, किंतु कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना सदस्यों में वे नहीं थे। कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ आयोग नियुक्त किया गया था, तो ये किया गया था सिंचाई में सुधार के उपायों का अन्वेषण करने और सुझाव देने के लिए। तो कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ आयोग की नियुक्ति 1901-2 में तत्कालीन वायसराय कर्जन के समय में सिंचाई में सुधार के उपायों का अन्वेषण करने और सुझाव देने के लिए की गई थी। इस आयोग की नियुक्ति गवर्नर जनरल कर्जन के काल में की गई। इस आयोग की रिपोर्ट के संस्तुति के आधार पर कई सिंचाई परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया था। नेक्स्ट है क्या मैं राजनीति में आपका ही बालक नहीं हूँ? हाँ, मैं थोड़ा कामचोर और थोड़ा भटका हुआ जरूर हूँ। महात्मा गांधी से अपने बारे में उपरोक्त कथन किसने कहा था? तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक कौन थे? तो ये है बी.एम. मालाबारी। वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक बी.एम. मालाबारी। बी.एम. मालाबारी का जन्म 1853 में बड़ौदा में हुआ था। 1885 में इन्होंने सेवा सदन की स्थापना करी। बी.एम. मालाबारी प्रसिद्ध रुक्माबाई केस से भी जुड़े हुए हैं। वॉइस ऑफ इंडिया का संपादन बी.एम. मालाबारी ने दादाभाई नौरोजी और विलियम वेडरबर्न के साथ 1883 में शुरू किया था। नेक्स्ट है भारत में हेराल्ड साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किस शहर से होता था? तो ये होता था बंबई से। भारत में हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन बंबई शहर से होता था। आगे चलकर जवाहरलाल नेहरू ने 9 दिसंबर 1938 को दिल्ली और लखनऊ से अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया। अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन अबू कलाम
आजाद ने, हमदर्द का प्रकाशन मोहम्मद अली जिन्ना ने और हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन के.एम. पन्नीकर ने किया था। होला मोहल्ला किसने प्रारंभ किया? होला मोहल्ला गुरु गोविंद सिंह ने किया था। होला मोहल्ला उत्सव 1701 में मनाया जा रहा है, जो 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह के द्वारा शुरू किया गया। इस उत्सव को होली के विपरीत होला एक मर्दाना नाम दिया गया और यह उत्सव हिंदू होली के अगले दिन मनाया जाता है। रंगों की जगह इस उत्सव में भाग लेने वाले लोग अलग अलग लड़ाइयों में हिस्सा लेकर अपनी ताकत और प्रदर्शन करते हैं। 3 दिनों तक मनाए जाने वाले इस पर्व में अलग अलग प्रकार की लड़ाइयाँ, प्रदर्शनियाँ और हथियारों की प्रदर्शनी आयोजित की जाती है, जिसके बाद कीर्तन, गीत और कविताओं की प्रतियोगिता भी होती है। पूरे भारत में ये एक ऐसा स्थान है जहाँ सबसे अलग तरह से होली मनाई जाती है। 1921 में गांधी जी की मुहिम को बढ़ाने के लिए स्वराज नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? टी प्रकाशम ने। टी प्रकाशम श्री तंगुतुरी प्रकाशम पंतुल एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, जो अपनी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और साहस के लिए जाने जाते हैं। वे पेशे से वकील थे, लेकिन वकालत का अभ्यास छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े और अपना सारा पैसा राष्ट्र के लिए दान कर दिया। वे तेलुगु, अंग्रेजी और तमिल में स्वराज पत्रिका के संपादक बने थे। नेक्स्ट है 1917 में किसने उस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया जो लंदन से भारत सचिव से महिलाओं को मताधिकार की मांग के लिए मिलने आया था? तो वो सरोजनी नायडू। 1917 में सरोजनी नायडू के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल महिलाओं की दशा में सुधार की मांग करने की श्रृंखला के तहत मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड की समिति से मिला। उसी समय सरला देवी ने भारत स्त्री महामंडल की ओर से समिति के समक्ष अपना प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया। सरोजनी नायडू के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने मांग की कि महिलाओं को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं, उन्नत स्वास्थ्य और प्रसूति सेवाएं और अनेक उनके भाइयों के समान ही वोट देने के अधिकार दिए जाएं। नेक्स्ट है आर.के. प्रिंगल ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भूमि के सर्वेक्षण के पश्चात राज्य की भू राजस्व की मांग को उत्पाद के शुद्ध मूल्य का कितना प्रतिशत तय किया गया? तो ये किया गया था 55%। ठीक है, आर.के. प्रिंगल ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भूमि के सर्वेक्षण को 55% तय किया। विशेष तथ्य है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था का आरंभ कैप्टन मुनरो के शिष्य माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन की निगरानी में लागू हुआ और इन क्षेत्रों में अंग्रेज पहले देशमुखों और ग्राम प्रधानों अर्थात पाटिलों की मदद से मालगुजारी वसूल करते रहे। इस प्रकार की वसूली से अंग्रेजों को आशानुसार मालगुजारी नहीं मिलती थी और इसी कारण बाद में वे सीधे किसानों से मालगुजारी वसूल करने लगे। इस प्रकार का दुर्व्यवहार बम्बई प्रेसिडेंसी की विशेषता बन गई, क्योंकि मालगुजारी की तय हुई दरें असाधारण सीमा तक ऊंची थी। बार बार फसल तबाह होने और दामों के गिरने पर किसानों को या तो सूदखोरों के पास जमीन गिरवी रखनी पड़ती थी या खेती छोड़कर वे कांग्रेस के रजवाड़ों में चले जाते थे, जहां दरें कम थी। इसलिए आर.के. प्रिंगल नाम के एक अधिकारी ने एक भू सर्वेक्षण किया। उसने भूमि का वर्गीकरण किया और मालगुजारी की दर पैदावार के मात्र मूल्य का 55% तय किया। एक प्रमुख कृति वीमेंस मूवमेंट इन इंडिया की लेखक कौन है? ये है प्रतिमा अस्थाना। प्रतिमा अस्थाना है वीमेंस मूवमेंट इन इंडिया। A.R. देसाई है राष्ट्रीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि के। मार्गरेट बार्नस है दी एज ऑफ इनोसेंस की और मृदुला मुखर्जी है कोलोनाइजिंग एग्रीकल्चर के। रजत रे तथा रत्नलेखा रे ने बंगाल में ग्रामीण समाज पर स्थायी बंदोबस्त 1793 के प्रभाव की व्याख्या किस अवधारणा परिकल्पना को प्रतिपादित किया था? जोतेदार परिकल्पना को। रजत रे और रत्नलेखा ने बंगाल में ग्रामीण समाज पर स्थायी बंदोबस्त जो कि 1793 के प्रभाव की व्याख्या हेतु जोतेदार परिकल्पना की अवधारणा को प्रतिपादित अपने लेख में ये बात मानी कि ग्रामीण बंगाल में जमींदारों का प्रभाव और अधिकार संभवतः लगभग 1930 के दशक तक बने रहे। फिर भी पूरे देश दौरे में अच्छे मालदार किसानों का एक हिस्सा ऐसा रहा जिनको बंगाल के देहातों में अच्छी खासी शक्ति प्राप्त थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की पहली लड़ाई कहां पर हुई थी? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की पहली लड़ाई हुई थी मुदकी में। मुदकी का युद्ध 13 दिसंबर 1845 को सिख नेता लाल सिंह के नेतृत्व में सेना सतलज पार करके फिरोजपुर की ओर बढ़ी। दूसरी ओर सर ह्यूग्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना भी लुधियाना की ओर बढ़ी। फिरोजपुर से 20 मील दूर पर दोनों सेनाओं का सामना हुआ। सिख सेना 40,000 के लगभग थी और अंग्रेजों के 11,000 सैनिक थे। यद्यपि सिख सेना बड़ी वीरता से लड़ी, लेकिन सेनापति लाल सिंह के युद्धस्थल में भाग जाने के कारण सिख सेना को पराजय का सामना करना पड़ा, जिससे सिखों को काफी हानि हुई। निम्न में से श्रीलंका का विद्यालंकार विहार में किसे त्रिपिटकाचार्य की उपाधि प्रदान की गई? तो ये की गई थी राव संक्रतायन को। राव संक्रतायन 34 वर्ष की उम्र में 1927 में श्रीलंका गए और वहां के विद्यालंकार विहार में 19 माह तक निवास किए। उन्होंने वहां पाली त्रिपिटक में बुद्ध के दर्शन के बारे में पढ़ा और बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए।
विशेष तथ्य है कि भदंत आनंद कौशल्यान के नेतृत्व में नागपुर के दीक्षा भूमि में भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है और उनका कहना है कि मैं उस धर्म को पसंद करता हूं जिसमें स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की शिक्षाएं हों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा की वार्ता और प्रक्रिया समिति की अध्यक्षता भी किया था। इसकी प्रमुख कृतियां हैं इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह, चंपारण और बापू के कदमों में। नीले पानी की नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। पुर्तगाल में प्रथम वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा का भारत आगमन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सहायक संधि के संबंध में सत्य नहीं है? देसी राजाओं ने अंग्रेज दूतों रेजिडेंसी को अपने राज्य में रहने की अनुमति नहीं दी थी, ये आपका सत्य नहीं है। ठीक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना नागपुर 1925 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये केशव बलिराम हेडगेवार के द्वारा की गई थी। ठीक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना नागपुर में 1925 को विजयदशमी के दिन हुई है और केशव बलिराम हेडगेवार का जन्म 1 अप्रैल 1889 को नागपुर के एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक थे और उनका स्वभाव बचपन से ही क्रांतिकारी था। आपको बताते चले कि 1930 में गांधी जी के दांडी अभियान में स्वयंसेवक संघ के संघ प्रमुख की भूमिका में अपने 1 दर्जन सहयोगियों के साथ भाग लिया तथा जेल भी गए। 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया, जो इसमें हेडगेवार के निर्देशन पर सभी संघ शाखाओं में 30 जनवरी को तिरंगा फहराकर पूर्ण स्वराज प्राप्ति का संकल्प किया गया था। नेक्स्ट है, रंगभेद कानून कब निरस्त किया गया था? तो ये निरस्त किया गया था 17 जून 1991 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1933 में प्रकाशित पैम्फलेट पाकिस्तान डिक्लेरेशन, जिसका शीर्षक अभी या कभी नहीं, क्या हम हमेशा जीवित रहेंगे या नष्ट हो जाएंगे था, किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था चौधरी रहमत अली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इकोनॉमिक हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में की गई थी? तो 1926 में की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो सिंह भूम को हम मिलाएंगे गोनू के साथ में, बरौत को मिलाएंगे हम शामल के साथ में, अवध को मिलाएंगे हम बिरजिस कादरी के साथ में और फैजाबाद को मिलाएंगे मौलवी अहमदुल्ला शाह के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन से कार्यकर्ता ने लंदन में संयुक्त प्रवर समिति में सार्वभौमिक मताधिकार की हिमायत करने के लिए एनी बेसेंट का साथ दिया? तो वो थी सरोजिनी नायडू। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। जो पढ़ने वाला होगा वो मैं पढ़ा दूंगी। साप्ताहिक उर्दू भाषी समाचार पत्र अल हिलाल की स्थापना किसके द्वारा की गई? बहुत बार कर चुके हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। ठीक है। हैदर अली खान और टीपू सुल्तान के अधीन कौन सा राज्य था? तो ये था मैसूर। ठीक है। तो दक्षिण में स्थित विजयनगर साम्राज्य 1565 में तालीकोटा के युद्ध के कारण छिन्न भिन्न हो गया। मैसूर राज्य की स्थापना वाडियार वंश के द्वारा एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई। हैदर अली इस वंश में एक सैनिक था जो क्रमशः पदोन्नत होते हुए एक सेनापति के रूप में उभरा और मैसूर राज्य को काफी समृद्ध बनाया और उसी का पुत्र टीपू वाडियार वंश का शासन अपने हाथ में लिया और स्वयं को सुल्तान घोषित किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो मराठा गोपाल कृष्ण गोखले सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये चार्ल्स विल्किंसन ने किया था। फारसी और बंगाली भाषा इन्होंने सीखी है। नेक्स्ट है, INA सैनिकों के नाम बताइए जिनके मुकदमे की सुनवाई दिल्ली के लाल किले में हुई थी। तो ये है कैप्टन PK सहगल, कैप्टन शाहनवाज खान और खुरबख्श सिंह ढिल्लो, इन तीनों की। मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। तो मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था 1939 में। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी के अनुसार एक भारतीय की प्रति व्यक्ति आय 1867-68 में लगभग क्या थी? तो ये थी 20 रुपए थी। ठीक है। रूट एंड ब्रांच सुधार थॉमस रॉबर्टसन ने किसे सुधारने हेतु सुझाव दिया था? रेलवे को। यूपी किसान सभा का गठन कब हुआ था? फरवरी 1918 में। बहुचर्चित ब्लैक होल घटना का मुख्य रचयिता कौन था? JZ हॉलवेल। जेल में भूख हड़ताल के कारण किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी? जतिन दास की। ये भी हम कर चुके हैं क्वेश्चन बहुत बार। सुविख्यात झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा के रचयिता कौन थे? तो झंडा ऊंचा रहे हमारा के रचयिता है श्यामलाल गुप्त पार्षद। नेक्स्ट है, और निम्न में से किसने 13 जून 1817 को पुणे की संधि पर हस्ताक्षर किए? बाजीराव द्वितीय ने। किस शासक ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था? टीपू सुल्तान ने। न्यू इंडिया समाचार पत्र किससे संबंधित है?
एनी बेसेंट से, ठीक है। नेक्स्ट, किस संदर्भ में कहा गया कि भारतीय श्रमिक वर्ग की धारणा भारतीय जनता की धारणा की जड़ें जब शुरू नहीं हुई तब तक अस्तित्व में नहीं थी? तो ये है भारतीय नौसेना विद्रोह में, ठीक है। भारत का प्रथम व्यापार संगठन कौन सा है? तो ये है आपका एटक। नेक्स्ट, भारत का संविधान भारत को डैश रूप में वर्णित करता है? तो लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में वर्णित करता है। नेक्स्ट है 1865 में भारतीय उपमहाद्वीप में पारित किया गया सबसे पहला पर्यावरण कानून निम्नलिखित में से कौन सा था? तो भारतीय वन अधिनियम था। नेक्स्ट है भीमराव रामजी अंबेडकर के द्वारा जाति प्रथा का विनाश निम्न वर्ष में लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी 1936 में। नेक्स्ट है इन महिला कार्यकर्ताओं में से किसने आर्य महिला समाज की स्थापना करी? तो ये की थी पंडिता रमाबाई ने। नेक्स्ट है इन भारतीय राजनीतिक विचारकों में से किसने हिंदुत्व की विचारधारा को लोकप्रिय बनाया और इसे सबसे अधिक योगदान दिया? तो वो है विनायक दामोदर सावरकर। मानवेंद्र नाथ रॉय ने द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के साथ अपना संबंध कब तोड़ दिया था? 1929 में। अंग्रेजों ने डच से जावा का नियंत्रण कब ले लिया था? तो ये ले लिया था 1814 में। इन महिलाओं में किसने स्त्री पुरुष तुलना 1882 लिखी, जिसे भारत का पहला नारीवादी ग्रंथ माना जाता है? ये है ताराबाई शिंदे। निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने संथाल विद्रोह को शांत करने में अंग्रेजों की सहायता की थी? तो किसको की थी? तो ये की थी आपकी मुर्शिदाबाद के नवाब ने। नेक्स्ट है गुफाओं में हिंदुस्तान के जंगलों तक निम्नलिखित में से किस महिला की साहित्यिक कृति है? हेलेना पेट्रोवा ब्लास्की की। आनंदबाई गोपाल राव जोशी निम्नलिखित में से किस महिला की साहित्यिक कृति है? तो ये है औषधि। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से किस आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई थी? हिलियन यंग कमीशन के आधार पर। 1790 में अंग्रेजों को पिनांग द्वीप किसने भेजा था? तो ये भेजा था केदाह के सुल्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता पाकिस्तान के गठन की मांग करते हुए मुस्लिम लीग के द्वारा कौन सा संकल्प अपनाया गया था? तो ये है लाहौर संकल्पना। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था लखनऊ में, ठीक है। तो यहाँ 100 क्वेश्चन है, इसलिए मैंने थोड़ा डिस्क्रिप्शन पढ़ना बंद कर दिया क्योंकि मैं चाहती हूँ ये 2 क्लास में खत्म हो जाए और ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीटेड हैं और अभी जब हम पूरे का पूरा कवर करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन हमें फिर से मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी जो टॉपिक्स छूट गए हैं उनसे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, तो मैं इसे आपको 2 क्लासेस में करा देना चाहती हूँ। तो अभी 30 क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, ठीक है। छत्रपति शाहू महाराज के द्वारा खोले गए पहले छात्रावास का नाम बताइए? ये है श्री प्रिंस शिवाजी मराठा बोर्डिंग हाउस। नेक्स्ट है 1874 से भारत के राज्य सचिव और 1886 से 1892 तक प्रधानमंत्री कौन रहे? सैलिसबरी। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री व्योमेश चंद्र बैनर्जी। कौन सी पत्रिका बाद में दैनिक समाचार पत्र नहीं बन पाई? हिंदू पंच नहीं बन पाई थी। भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ फिक्की की स्थापना कब की गई? 1927 में की गई। समाचार पत्र और संपादक को मैच करेंगे तो सोम प्रकाश किसका है? तो सोम प्रकाश है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। इंडियन मिरर की बात करें तो देवेंद्र नाथ टैगोर का है। युगांतर की बात करें तो बारिंद्र घोष का है। नेटिव ओपिनियन की बात करें तो वीएन मंडलिक का है। नेक्स्ट, घटनाओं को कालक्रमानुसार लगाना है तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो 1878 में आया। लखनऊ पैक्ट की बात करें तो 1882 में आई। इलवुड विधेयक विवाद की बात करें तो 1883 में आई। और हंटर आयोग की बात नहीं सॉरी गलत हो गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया। हंटर आयोग आपका आया है 1882 में, ये गलत हो गया, ठीक है। इलबर्ट विधेयक विवाद जो आया वो 1883 में आया और लखनऊ पैक्ट आपका 1916 में आया था, हमने गलत लिख दिया, ये हो गया सही, ठीक है। नेक्स्ट, सूरत में प्रथम फ्रांसीसी कारखाना किसने स्थापित किया था? तो ये फ्रांसिस कैरो ने किया था। ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपील रॉयल कमीशन का गठन कब किया गया? 1893 में किया गया। सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? गोकुल भाई भट्ट थे। नेक्स्ट, गुट निरपेक्ष आंदोलन, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन को मिलाए, गुट निरपेक्ष आंदोलन तीसरा शिखर सम्मेलन लुसाका में हुआ। गुट निरपेक्ष आंदोलन 5वां शिखर सम्मेलन आपका कोलंबो में हुआ। गुट निरपेक्ष आंदोलन 7वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। गुट निरपेक्ष आंदोलन 8वां शिखर सम्मेलन हरारे में हुआ। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी?
1936 में। कौन से वर्ष में प्रथम मजदूर संगठन मद्रास श्रमिक संघ की स्थापना हुई? 1918 में। निम्नलिखित में से किसान आंदोलनों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पे चंपारण आंदोलन कब हुआ है? तो चंपारण आंदोलन जो हुआ था आपका, वो हुआ था 1917 में, गांधी जी के द्वारा। रायबरेली किसान आंदोलन जो हुआ है 1921 में हुआ था। खेड़ा किसान आंदोलन जो है वो 1918 में हुआ। नील किसान आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था आपका 1859 में। तो ये इस तरह से कालक्रम में लग जाएगा आपका, ठीक। निम्नलिखित में से कौन डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन का संस्थापक बना? तो ये बने थे भीमराव अंबेडकर। गंगा नहर का उद्घाटन किसने किया है? इरविन ने किया है, ठीक है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1907 में हुई थी। 1914 में बिहार और उड़ीसा अनुसंधान समाज की स्थापना किसने करी? काशी प्रसाद जायसवाल ने करी। प्रथम भारतीय महिला मुख्यमंत्री का नाम बताइए? सुचेता कृपलानी। सरोजिनी नायडू को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। पहली रेलगाड़ी रेलवे डैश के बीच में चली थी? तो ये ठाणे से बंबई के बीच में चली। किसने भारत का आर्थिक इतिहास लिखा था? ये लिखा था रमेश चंद्र दत्त ने। इनमें से किस व्यक्ति ने 1986 में ताजमहल के परिरक्षण और संरक्षण के लिए एक रिट याचिका दायर की, जिसे आमतौर पर ताज ट्रेपजियस केस नाम से जाना जाता है? तो वो है MC मेहता। नेक्स्ट है, कौन जीवन सिद्धांत को सक्रिय करने, बनाए रखने, पोषण करने और बनाए रखने के मूल तत्वों में से एक नहीं है? तो वो है जल। निम्न में से कौन सा आर्थिक निष्कासन के विषय में सत्य नहीं है? तो आर्थिक निष्कासन के विषय में क्या चीज आपकी एक सत्य नहीं है? तो वो सत्य नहीं है आपका, ये सब तो सत्य है, ये रहा, दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक निष्कासन के सिद्धांत को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया। ये गलत है। आप निम्नलिखित घटनाओं को सही तिथि क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो मीर जाफर की जो मृत्यु होती है, देखो तो सबसे पहले होता क्या है? सबसे पहले होता है ब्लैक होल दुर्घटना, ठीक। कालकोठरी घटना, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज बंदियों, स्त्रियों और बच्चों को एक 18 फुट लंबे 14 फुट 10 इंच चौड़े कमरे में 20 जून 1756 को क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। और 21 जून 1756 को कोठरी खोली गई। तो इसमें मात्र 23 लोग ही जीवित पाए गए थे, जिससे एक हॉलवेल भी था। इनमें से इस घटना को महसूस किया। उसके बाद क्लाइव का कलकत्ता से प्रथम कार्यकाल 1757 से 60 तक रहा। फरवरी 1760 में कुछ महीनों के लिए गवर्नर का दायित्व हॉलवेट को सौंपकर वो इंग्लैंड वापस चला गया था, ठीक है। बात करते हैं 22-23 अक्टूबर की 1764 में, जब बक्सर का युद्ध होता है। एक तरफ अंग्रेज हेक्टर मुनरो और दूसरी तरफ मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में ये लड़ा गया। इसमें मुगल सम्राट की हार हुई और इस युद्ध के साथ ही अंग्रेजों को भारत में रहना निश्चित हो गया। बात करते हैं 5 फरवरी 1765 को, जब मीर जाफर की मृत्यु होती है। कहाँ से कहाँ कर दिया मैंने, ये वाला रॉन्ग हो गया है। 1765, ये ब्लैक होल आपका 1756 में हुआ था। यहाँ लिख दिया मैंने, बोला कुछ लिखा कुछ, ठीक है। अब बात करते हैं इलाहाबाद की संधि। तो ये भी 1765 में होती है, लेकिन 12 अगस्त 1765 को होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे सही कथन नहीं है आपका सी। अंग्रेज फ्री ट्रेडर्स ने बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार का समर्थन किया और कंपनी के खिलाफ बगावत करने वाली देसी रियासतों के राजाओं की आलोचना करी, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो कितना बड़ा डिस्क्रिप्शन है। कौन सा 1857 की क्रांति का अग्रगामी था? सन्यासी विद्रोह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस हम 30 क्वेश्चन करेंगे आज। निम्नलिखित ऐतिहासिक कानूनी मामलों को पूर्व से बाद में कालक्रम में रखें, ठीक है। चलो रखते हैं इनको। तो सबसे पहले महाराजा अभियोग केस आएगा 1862 में। उसके बाद में विजय लक्ष्मी केस आता है, फिर आएगा रुक्माबाई केस 1885 में, फिर आएगा फूलमणि केस 1889 में। अब विजय लक्ष्मी केस मुझे नहीं याद है कि कब होगा, लेकिन आपका जो काल वो लगेगा वो ऐसे लगेगा, सी आएगा, फिर आपका बी आएगा। अब बी किस हिसाब से आ रहा है ये नहीं मुझे इसकी डेट नहीं पता है। ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का। अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे? यही चुने गए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना अप्रैल 1936 में लखनऊ में की गई। स्वामी सहजानंद सरस्वती इस संगठन के पहले अध्यक्ष और एनजी रंगा पहले सचिव चुने गए थे। 1936 में इस सभा का एक अन्य सम्मेलन फैजपुर में आयोजित किया गया। 1937 के प्रांतीय चुनावों के दौरान कांग्रेस के द्वारा जारी घोषणा पत्र में भारतीय किसान सभा के कई एजेंडे को शामिल किया गया था। तो आज बहुत सारा डिस्क्रिप्शन मैंने नहीं पढ़ा है, उसका रीज़न है कि ये क्वेश्चंस ऑलरेडी रिपीटेड हैं, हम पढ़ चुके हैं। जो नहीं, कुछ क्वेश्चन हैं जो नहीं देखे हैं अभी, वो जो टॉपिक छूट गए हैं या अभी बाकी हैं उनमें आपको मिल जाएगा। तो विविध में इतना वो नहीं करना है, विविध में क्वेश्चंस वही आते हैं जो ऑलरेडी रिपीटेड होते हैं। ठीक है, तो आज हमने 130 किए हैं, तो इसमें 266 क्वेश्चन है, तो कल बाकी के बचे हुए 133 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये 36 क्वेश्चन, सॉरी। ठीक है, चलो मिलते हैं कल, तब तक के लिए स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिएगा। स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बिल्कुल भी ज़रूर बताइए, बिल्कुल भी कह रही हूँ, ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगती है। ठीक है, तो जल्दी कराने का ये रीज़न था, नहीं तो बहुत लंबी क्लास हो जाती। चलो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।